डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूँ यह प्रतिष्ठित सिद्धांत J.S. मिल की व्याख्या यानी क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेनेशन ऑफ J.S. मिल। और देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। साथ ही मेरे जो नोट्स हैं यह नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, आप चाहें तो वहां से इनको निकाल करके भी अध्ययन कर सकते हैं। और दूसरा, इसके साथ ही मैं आपको अवगत करा दूं कि मैं जो नोट्स बनाता हूं यह RAS, IAS, IPS, PCS या डिफरेंट टाइप की जितनी भी प्रशासनिक सेवाएं हैं उनके लिए भी, नेट की तैयारी करने वाले विशेष तौर पर जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मैं इन नोट्स को बना करके लेके आता हूं। आप मेरे नोट्स से भी अध्ययन कर सकते हैं। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जॉन स्टुअर्ट मिल की व्याख्या समृद्धि के ऐसे समय में सामने आई जब पूंजीपति एवं भूस्वामियों के मध्य द्वंद्व काफ़ी हो गया था। और जब द्वंद्व काफ़ी हो गया था तब सन 1848 में यानी 1848 में J.S. मिल की जो बुक है वह बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी विद सम ऑफ देयर एप्लीकेशन टू फिलॉसफी। क्या नाम है बुक का? प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी विद सम ऑफ देयर एप्लीकेशन टू फिलॉसफी, यानी दर्शन शास्त्र में उनके कुछ अनुप्रयोगों के साथ राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत। यह उनकी एक बुक थी। और इस बुक में यह जो बुक है यह बुक 1848 में प्रकाशित हुई। तब मिल ने राष्ट्रों की संपत्ति का विचार उस समय प्रस्तुत किया जब औद्योगिक क्रांति के परिणाम सामने आने लगे थे। उनकी यह पुस्तक एक देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले घटकों की व्यापक श्रृंखला को समाहित करते हुए वृद्धि की व्याख्या प्रस्तुत करती है। अब देखिए, यहाँ एक पॉइंट आता है, वह है आर्थिक विकास के घटक। फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है आर्थिक विकास के घटक। आर्थिक विकास के घटक यानी फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर्गत मिल ने आर्थिक विकास को श्रम, भूमि एवं पूंजी का फलन माना। और संपत्ति में वृद्धि मात्र तब संभव है जब, उन्होंने कहा कि संपत्ति में वृद्धि मात्र तब संभव है या तब संभव होती है जब भूमि एवं पूंजी उत्पादन को बढ़ाने में श्रम शक्ति के सापेक्ष अधिक तेजी से योगदान दें। मिल ने पूंजी निर्माण हेतु बचतों की वृद्धि को आवश्यक माना। उनके अनुसार पूंजी संचय की दर देश में विभिन्न उद्योगों में कुल उत्पादन की मात्रा तथा बचत करने की शक्ति एवं क्षमता पर निर्भर करती है। बचतें वस्तुतः कुल उत्पादन विशेष रूप से लाभ एवं लगान से ही प्राप्त होती हैं। अतः
वह घटक जो देश के कुल उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करता है या वृद्धि करते हैं, वह देश में पूंजी संचय की मात्रा में वृद्धि करते हैं। जे.एस. मिल ने आर्थिक विकास में अनार्थिक घटकों का महत्व भी स्पष्ट किया और इनके अंतर्गत उन्होंने आदत, रीति रिवाज एवं संस्थाओं की भूमिका का उल्लेखनीय, यानी जो संस्थाओं की भूमिका है उसे उल्लेखनीय माना है। आर्थिक विकास में अवरोध उत्पन्न करने के घटकों में होने वाले प्रशासनिक अकुशलता, राजनीतिक अस्थायित्व एवं अंधविश्वास युक्त आदतों व सामाजिक रीति रिवाजों को मुख्य माना है। आगे मिल ने आर्थिक विकास हेतु संस्थागत परिवर्तन अत्यंत आवश्यक माने हैं और उन्होंने आगे कहा है इसी के अंतर्गत राज्य की भूमिका को उन्होंने डिफाइन किया है। तो दूसरा जो पॉइंट आता है वह है राज्य की भूमिका। राज्य की भूमिका। अब देखिए राज्य की भूमिका के अंतर्गत मिल क्या कहते हैं, यानी देखें कि यानी रोल ऑफ स्टेट के अंतर्गत मिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षधर थे और उन्होंने कहा कि अवंध नीति पर विश्वास प्रकट करना या विश्वास प्रकट किया। कब किया? उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में सरकार की अकुशलता को ध्यान में रखते हुए राज्य के हस्तक्षेप को उचित नहीं माना है। क्यों नहीं माना? क्योंकि मिल के अनुसार शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण कार्यों, भूमि सुधार एवं निजी उपक्रमों हेतु बेहतर वातावरण बनाने में सरकार को आगे आना चाहिए। अगर सरकार आगे नहीं आती है तो इसका जो रिजल्ट है वह रिजल्ट उल्टा भी निकल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है उत्पादन एवं वितरण के नियमों की व्याख्या। थर्ड पॉइंट आता है उत्पादन एवं वितरण के नियमों की व्याख्या। क्या है यह देखते हैं। यानी एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत मिल के उत्पादन सिद्धांत की केंद्रीय संकल्पना मूल्य के नियम यानी लॉ ऑफ वैल्यू से संबंधित है। उन्होंने श्रमिकों एवं पूंजी की पूर्तिकर्ताओं को भुगतान किए पारिश्रमिक के रूप में लागत की परिभाषा दी और उन्होंने कहा कि पूंजी संचय या उपभोग स्थगन का फल है, इसलिए उत्पादन या इसका मूल्य इतना पर्याप्त होना चाहिए कि वह न केवल श्रमिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त पुरस्कार दे बल्कि उन्हें भी लाभान्वित करे, जिनके द्वारा श्रमिकों के विभिन्न वर्गों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मिल ने
अपने सिद्धांत में लागत घटकों को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने पूर्ति एवं मांग की प्रवृत्तियों को अधिक महत्ता दी है। उनके अनुसार मांग में या मांग एवं पूर्ति हमेशा एक संतुलन की ओर भागते हैं, लेकिन स्थायी संतुलन की दशा तब आती है जब वस्तुओं का एक दूसरे के लिए विनिमय उनकी उत्पादन लागत के अनुसार होता है, या जब वस्तुएं अपने प्राकृतिक मूल्य पर होती हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि रिकार्डो के मॉडल में लाभ श्रमिकों को भुगतान की गई मजदूरी के मुख्य एवं श्रमिकों के उत्पादन के मूल्य के मध्य अंतर द्वारा निर्धारण या निर्धारित होता था। मिल ने लाभ को उत्पादन की लागत पर निर्भर बतलाया एवं मिल ने लाभ की दर पर ध्यान दिया जो लाभ का अग्रिम पूंजी के साथ अनुपात था। मिल ने यह प्रदर्शित करने का प्रयास भी किया कि स्थिर पूंजी से प्रवाहित पूंजी का अनुपात जितना अधिक होगा, लाभ की दर भी उतनी ही न्यून होती है। मिल आगे फिर कहते हैं कि मिल ने अपनी व्याख्या में न्यूनतम लाभ की प्रवृत्ति को या न्यूनतम लाभ की प्रवृत्ति की जो प्रस्तावना थी वह भी रखी, जो तब प्राप्त होती है जब पूंजीपति पूंजी का संचय जारी रखते हैं तथा उसे उपभोग से विनियोजित करते हैं। इसलिए सीनियर का अनुसरण करते हुए उन्होंने ब्याज को संयम का पुरस्कार माना है। जब ब्याज को संयम का पुरस्कार माना है तो फिर आगे वह कहते हैं कि उत्पादन के सिद्धांत की व्याख्या को मिल ने माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत तथा प्रतिफल के गिरती नियम के मध्य संबंध को महत्ता दी है। उत्पादन में होने वाली वृद्धि पूंजी या भूमि की कमी से बाधा अनुभव करती है, और जब यह बाधा अनुभव करती है तब पूंजी की कमी से भी उत्पादन की वृद्धि पर रोक लगती है। मिल के अनुसार उत्पादन मुख्यतः शिक्षा की प्रगति, विज्ञान, नव कला के विचार यानी नव कला के विकास, यहाँ विचार और विकास किसके? नव कला के विकास में और नव कला के विचारों में विशिष्टीकरण की अभिवृद्धि एवं आर्थिक संगठन एवं उपक्रमों के बढ़ने तथा रीति रिवाज, विश्वास एवं सृजन की विचारधारा से बढ़ता है। मिल ने स्पष्ट किया कि उत्पादक मानव के गुणों पर अधिक निर्भर करता है। मिल श्रम विभाजन के महत्व को स्वीकार करते थे, जिससे श्रमिकों की कुशलता बढ़ती है, लेकिन तकनीकी यंत्र एवं उपकरणों का अधिक प्रयोग होता है तथा बड़े पैमाने के उत्पादन को लाभ व मितव्यता प्राप्त होती है।
अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है जनसंख्या एवं मजदूरी कोष पर मिल के विचार, यानी थर्ड पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट आता है जनसंख्या वृद्धि पर मिल के विचार। देखिए जनसंख्या की वृद्धि पर मिल के क्या विचार हैं यह देखना है, यानी मिल ऑन पॉपुलेशन एंड वेज फाइंड। क्या कहते हैं, मिल ने माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का समर्थन किया है और उन्होंने कहा कि जनसंख्या से उनका अभिप्राय केवल सार्वजनिक या केवल कार्यशील वर्ग से था। किससे है, कार्यशील जो वर्ग है उससे उनका संबंध है। उन्होंने कार्यशील वर्ग दशाओं में सुधार करने हेतु जनसंख्या नियंत्रण की विधियों को आवश्यक माना है। किसने, मिल ने। मिल आगे कहते हैं कि मजदूरी कोष पूंजी संचय, उद्योग एवं उत्पादकता का हृदय है। चूंकि मिल के विश्लेषण में रिकार्डो द्वारा वर्णित मजदूरी कोष के सभी घटकों का उल्लेख मिलता है और यही सर जॉन हिक्स ने अपनी पुस्तक यानी कैपिटल एंड टाइम यानी पूंजी और समय के पेज नंबर 56 to 62 यानी 56 और 62 पर सन 1973 में J.S. मिल के मजदूरी कोष विश्लेषण का स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि इसे हम निम्न प्रकार भी स्पष्ट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे स्पष्ट कर सकते हैं कि यदि W इजिकल टू मजदूरी का स्तर हो, W इजिकल टू मजदूरी का स्तर। नेक्स्ट BT यानी B और T इजिकल टू कुल वार्षिक उत्पाद, कुल वार्षिक उत्पाद। नेक्स्ट आता है WAT, WA और T इजिकल टू यहाँ है एक वर्ष का मजदूरी बिल। क्या है, एक वर्ष का मजदूरी बिल। और इस बिल के अंतर्गत AT समय अवधि है। क्या है, AT इजिकल टू समय अवधि, समय अवधि, AT इजिकल टू समय अवधि और T इजिकल टू T इजिकल टू क्या है, T है पर श्रम के रोजगार को सूचित करता है, पर श्रम के रोजगार को सूचित करता है। आगे OT यानी OT क्या है,
को निम्न संबंध द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ओटी को निम्न संबंध द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। कैसे? तो देखिए, यानी ओ टी इजिकल टू बी टी क्या होगा? ओ टी इजिकल टू बी टी, ओ टी इजिकल टू बी टी माइनस डब्लू ए टी, माइनस डब्लू ए टी। और यह जो समीकरण है यह फर्स्ट समीकरण है। यही समीकरण उन्होंने दिया है, फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए आगे क्या कहते हैं कि कुल अतिरिक्त यानी ओटी कुल वार्षिक उत्पाद बीटी तथा एक वर्ष के मजदूरी बिल WAT के अंतर द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है। मिल के अनुसार प्रतियोगिता की दशाओं के अंतर्गत जनसंख्या के दिए होने पर मजदूरी W यानी जो वेज है का स्तर मजदूरी कोष पर निर्भर करता है, जो निश्चित समय के अधीन अपरिवर्तित रहता है। जनसंख्या के दिए होने पर जब श्रम की मांग पूर्ति से अधिक होती है तब पूंजीपतियों के मध्य मजदूरी की दर में वृद्धि हेतु प्रतिस्पर्धा होती है और मजदूरी में होने वाली प्रत्येक वृद्धि से तात्पर्य यह है कि उत्पादन में लगे श्रमिकों को प्रदान करने के लिए अधिक वित्त उपलब्ध करवाना होता है। दूसरी ओर जब श्रम की पूर्ति से मांग में या श्रम की पूर्ति मांग से अधिक हो जाती है तब मजदूरी गिरती है तथा एक नियत दिए हुए मजदूरी कोष द्वारा अधिक श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया जाता है। अतः वास्तविक मजदूरी का स्तर उस बिंदु पर नियत होता है जहां पर वास्तविक रूप में मजदूरी कोष कुशल श्रम शक्ति को रोजगार देने हेतु पर्याप्त होती है। मिलनी जनसंख्या में होने वाली वृद्धि की समस्या से मजदूरी कोष पर पड़ने वाले प्रभाव की भी व्याख्या की है और उन्होंने कहा कि जनसंख्या के तीव्र गति से बढ़ने पर या स्थिर वास्तविक मजदूरी पर अधिक श्रमिकों को रोजगार देने में मजदूरी कोष को बढ़ाने की कठिनाइयों पर मिल द्वारा विचार किया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि कोष में अधिक तेजी से वृद्धि की जा सकेगी यदि बचतों की मात्रा अधिक हो और जबकि उत्पादकता में होने वाला जो सुधार है वह संचय को आसान बना देता है। फिर आता है स्थिर अर्थव्यवस्था यानी स्थिर अवस्था की कंडीशन भी आती है इसमें। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें, वह है स्थिर अवस्था। अब देखिए जो स्थिर अवस्था है यानी स्टेशनरी स्टेट के अंतर्गत मिल के अनुसार स्थिर अवस्था में जनसंख्या अथवा पूंजी के स्टॉक में कोई वृद्धि नहीं हो सकती तथा लाभ एवं
न्यूनतम स्तर तक पहुंच जाते हैं। लगान एवं मजदूरी की दरों में होने वाली वृद्धि एवं लाभ की मात्रा में होने वाली कमी के परिणाम स्वरूप जब पूंजीगत स्टॉक बढ़ न पाए तब यह स्थिर अवस्था होती है। आगे फिर मिल कहते हैं कि मिल ने भूमि को ऐसा स्थिर साधन माना है जिसकी पूर्ति स्थिर है। उनके मॉडल में अर्थव्यवस्था की दीर्घकालीन प्रवृत्तियां निर्माण में तकनीकी प्रगति तथा कृषि में ह्रासमान प्रतिफल के द्वंद्व पर निर्भर है। जब यह द्वंद्व पर निर्भर होती है तब कृषि कीमतें गिरते हुए प्रतिफल के कारण दीर्घकाल में बढ़ने की प्रवृत्ति रखती हैं, जबकि विनिर्माण क्षेत्र में सभी वास्तविक कीमतें घटने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्योंकि तकनीकी प्रवृत्ति के कारण उत्पादकता में वृद्धि होती है और भूमि की पूर्ति के स्थिर होने के कारण दी गई तकनीक पर अंतिम संतुलन स्थिर अवस्था के रूप में प्राप्त होता है। मिल ने स्थिर अवस्था को विकास की क्रियाओं का एक आवश्यक एवं अनिवार्य परिणाम माना है। उपर्युक्त वृद्धि एवं इसके मार्ग में आने वाले संकटों की संभावनाओं के संदर्भ में जे.एस. मिल को परंपरागत विचारधारा का समर्थक कहा जा सकता है। वह पूर्ण रूप से नियम का विश्वास करते थे और मिल ने स्पष्ट किया कि उत्पादन बाजार के लिए मांग का सृजन करता है, अतः सामान्यतः अति उत्पादन या मांग से अधिक वस्तुओं की अधिकता की स्थिति संभव होती है, और जब यह संभव होती है तो मिल कहते हैं कि आर्थिक विकास वास्तविक विश्व में एक चक्रीय लहर तुल्य प्रक्रिया यानी साइक्लिकल वैल्यू लाइक प्रोसेस है। अब देखिए इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन देखते हैं, यानी क्रिटिकल अप्रोच के अंतर्गत मिल का विश्लेषण आर्थिक घटकों के साथ अनार्थिक घटकों के महत्व को स्वीकार करता था। आर्थिक कारणों के या आर्थिक कारकों के अधीन उन्होंने पूंजी संचय तकनीक, प्रगति, जनसंख्या का समान वितरण एवं विदेशी व्यापार तथा अनार्थिक घटकों में परंपरा, रीति रिवाज, आदतों एवं संस्थाओं के योगदान पर प्रकाश डाला। अन्य प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की भांति वह मजदूरी कोष, माल्थस के जनसंख्या विश्लेषण, ह्रासमान प्रतिफल एवं अवंध नीति की मान्यताओं को ध्यान में रखते थे। इसी कारण उनकी व्याख्या आलोचना से मुक्त नहीं है। और इसके साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।